नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। चलिए साथियों, आज के सेशन से आधुनिक भारत के इतिहास अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को जानना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इतिहासकारों की बात मानते हैं तो भारत में आधुनिक काल का मामला तब से सामने आया जब से भारत में यूरोपियन कंपनियों का अराइवल होता है। जब से भारत में पुर्तगाली कंपनी आती है, डच कंपनी आती है, फ्रांसीसी कंपनी आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तब से भारत का मॉडर्न एज आधुनिक काल प्रारंभ माना जाता है। मैं पहले आपको कुछ कहानी बताना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव, एक पृष्ठभूमि क्लियर हो। साथियों, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि दुनिया के इतिहास को हम तीन भागों में बांटकर देखते हैं। एक है प्राचीन काल, एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा आता है मध्यकाल और तीसरा आता है आधुनिक काल। वास्तव में साथियों, कई सारे इतिहासकार यूरोप के मध्यकाल को, मिडाइवल एज को डार्क एज के नाम से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यूरोप में जब मध्यकाल आ रहा है तो उसे मध्यकाल नहीं बल्कि अंधकार का युग कहना चाहिए। आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि मध्यकाल को, पूरे यूरोप में मध्यकाल को अंधकार, डार्क एज क्यों कहा जा रहा है? तो इसके पीछे प्रमुख कारण था पूरे के पूरे यूरोप में एक धर्म का शासन फैल जाना। वहां पर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर राजतंत्र, ऑटोक्रेसी नहीं है, वहां पर थियोक्रेसी, धर्म का शासन जन्म ले रहा है। धर्म का प्रमुख व्यक्ति यानी पोप, पादरी, वही संचालित करेगा, वही नियम लिखेगा, वही राजा तय करेगा। उसी के आधार पर किसी देश की राज व्यवस्था, पॉलिटिक्स या पॉलिटी चलेगी। वास्तव में साथियों, जब धर्म तंत्र का शासन आता है तब लॉजिक यानी तर्क पीछे छूट जाता है। वहां साइंस की बातें नहीं होती, वहां खोज की बातें नहीं होती, वहां बात होती है धर्म की, आस्था की, विश्वास की। और इसी कारण कई बार अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस थिंग जन्म लेती है। और यही मामला आपको पूरे यूरोप में देखने मिलेगा। जब जब पादरी का शासन वहां पर था, पूरे के पूरे यूरोप क्षेत्र में आपको अंधविश्वास का मामला, लॉजिक्स का मामला आपको देखने मिल रहा है। यही कारण है ऐसे काल को हम अंधकार, डार्क एज कह रहे हैं। भैया, ये लोग नई चीज सोच ही नहीं पा रहे हैं, नई खोज कर ही नहीं पा रहे हैं, पुराने सिद्धांतों के आधार पर, रूढ़िवादी के आधार पर अपना जीवन जिए जा रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद में कुछ परिवर्तन आया। उस परिवर्तन का नाम था पुनर्जागरण या रेनेसा। लगभग 13वीं शताब्दी के अंदर आपको पूरे यूरोप में पुनर्जागरण या रेनेसा देखने मिलता है। पुनर्जागरण का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पहले जागा हुआ था, फिर सो गया, फिर जागा, उसे अपन कहते हैं पुनर्जागरण। मतलब प्राचीन काल में, एंशिएंट हिस्ट्री में हमारी सोसाइटी जागी हुई थी, लेकिन मध्यकाल में वो सो गई। अब आधुनिक काल में जब वो फिर से जागेगी, उसी को हम कह रहे हैं भैया पुनर्जागरण। प्रश्न ये होता है कि सर, यूरोप में ये रेनेसा, ये पुनर्जागरण आया कैसे? कैसे यूरोप के अंदर ये डार्क एज पीछे छूटा और वहां पर लॉजिक की बात स्टार्ट हुई? वास्तव में साथियों, सबसे पहले आपको यूरोप के इस क्षेत्र में जब पुनर्जागरण आ रहा है, वहां पर आपको ह्यूमनिज्म, मानवतावादी दृष्टिकोण देखने मिल रहा है। अभी तक क्या हो रहा था? धर्म ये सिखा रहा था कि भैया धर्म इंपॉर्टेंट है और धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति, चाहे वो व्रत रखेंगे, कुछ भी, अपना जीवन खपा देंगे, लेकिन धर्म नहीं भंग होना चाहिए। धर्म इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मानव को यहां पर वैल्यू नहीं दी जा रही है। रेनेसा ने कहा कि भैया, हम समाज के अंदर जो भी चीज बना रहे हैं, सोसाइटी, नियम, ये सारी चीजें वो सब बनाई जा रही है मानव के जीवन को ठीक करने के लिए। तो ह्यूमन सेंटर में है, मानव केंद्र में है, इसके आसपास सारी चीजें घूमती हैं। मतलब वास्तव में कहा जा रहा है कि मानव के विकास के लिए हम ये सारी बातें बना रहे हैं। यहां पर ना केवल मानवतावादी दृष्टिकोण बल्कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का जन्म होता है। यहां पर केवल आस्था और विश्वास की बात नहीं हो रही है। जैसे अगर बिल्ली सामने से रास्ता काट जाए तो भैया आपको आगे नहीं बढ़ना है। अभी तक मध्यकाल के अंदर ऐसी बात सामने आ रही थी। पूरे मध्यकाल में कोई नहीं पूछ रहा कि ऐसा क्यों है भैया, बिल्ली के काट जाने से हमारे आगे जाने का क्या संबंध है, वो कैसे हमारा रास्ता काट जा रही है, ये बात कोई नहीं पूछ रहा। केवल कहा है तो विश्वास के आधार पर, आस्था के आधार पर उसे माना जा रहा है। लेकिन नहीं, यहां पर क्वेश्चंस उठेंगे। जब रेनेसा आएगा तो सोसाइटी के लोग जागेंगे। जब वो वैज्ञानिक बात करेंगे, लॉजिक की बात करेंगे, वो पूछेंगे तर्क दो उसके पीछे। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो हम तुम्हारी इस बात को नहीं मानेंगे। मतलब वास्तव में उन्होंने लॉजिक की बात करना स्टार्ट करी। जब भी उनके सामने कोई ऑप्शन आता है तो ऑप्शन के बारे
बारे में उन्होंने विचार करना स्टार्ट किए, फिर अपने ओपिनियन दिए और एक नई सोसाइटी को बनाया। इसी को हम पुनर्जागरण या आधुनिक काल, मॉडर्न एज की सोसाइटी कह रहे हैं। वास्तव में मानवतावादी विकास यहां पर हो रहा है और साथ ही साथ धर्म को हटाया नहीं जा रहा। धर्म के अंदर जो अंधविश्वास है उसे साइड किया जा रहा है और धर्म का मेन पर्पस बनाया जा रहा है, भैया आपको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है, उसके जीवन को आसान बनाना है, ना कि जीवन को दुश्वार। वास्तव में ये तीन बातें आपको पुनर्जागरण में देखने मिल रही हैं। आपके मन में एक और क्वेश्चन उठेगा कि सर इस पुनर्जागरण का हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से क्या संबंध। पहले दो बातों को जानो साथियों। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जैसे आप साउथ की मूवीज देखते हो, उसमें कई सारी स्टोरीज फ्लैशबैक में चलती हैं। जैसे अगर आपने केजीएफ देखी हो, कई सारी स्क्रिप्ट एक साथ चल रही है, यहां पर भी आपको ऐसी कई सारी फ्लैशबैक स्टोरी को ध्यान में रखना होगा, तभी जाके आपको इतिहास हिस्ट्री समझ में आ पाएगी। तो एक पॉइंट था कि लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास में यूरोप में धर्म तंत्र को समाप्त करके, डार्क एज को खत्म करके एक आधुनिक काल का जन्म हो रहा है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर है। इसी समय पर पूरे यूरोप के लोग जो मसाले वसाले का व्यापार करना जानते हैं, अगर इनको मसाले वसाले खाना है तो वास्तव में जो एशिया के कुछ क्षेत्र हैं, एशिया और यूरोप के बीच में एक जगह आती है, उसका नाम है तुर्की, और तुर्की का एक प्रमुख क्षेत्र है, उसका नाम है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया के बाजू में है एशिया माइनर, और इन्हीं दोनों के रास्ते से होकर यूरोप और अलग अलग देशों के साथ मसालों का व्यापार पहले के समय में आपको होता दिखाई दे रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसी समय पर लगभग 1453 ईस्वी के आसपास में उस्मानिया के सल्तनत के द्वारा कुस्तुनतुनिया यानी तुर्की के उस क्षेत्र पे शासन कर लिया गया। और यहां पर एक पॉइंट आपको देखने मिलता है, इसी कारण जो यूरोप का मसाला व्यापार था, स्पाइसेस का ट्रेड था, वो बाधित हो जाता है, उसका रूट खंडित हो जाता है। इस क्षेत्र में भैया अरबी लोगों का नियंत्रण हो जाता है, जिस कारण से ये यूरोप के लोग जो वास्तव में मॉडर्न एज में प्रवेश कर चुके हैं, अब ये मसाला प्राप्त नहीं कर पा रहे। इनके दिमाग में एक बात आती है कि जीवन चलाना है तो केवल इस मार के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें नए रास्ते खोजने पड़ेंगे। जैसे मान के चलो, आपके घर जाने के रास्ते के बीच में अगर ट्रैफिक जाम लग गया हो तो आप हाथ पे हाथ तो रखकर नहीं बैठ जाओगे, आप कुछ और रास्ते खोजोगे। उसी प्रकार यूरोप के लोग सोच रहे हैं कि हमको मसाले प्राप्त करने के लिए कुछ नए मार्ग खोजने हैं। अब नए मार्ग खोजने तो भैया किसी को पता तो है नहीं, उस समय कोई जीपीएस तो चल नहीं रहा है कि हमने बोला कि नहीं ये रास्ते में भीड़ है, कोई और रास्ते से गूगल हमको लेके चलो। भैया इस समय तो खोज करनी पड़ेगी ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो चुका है। अब कोई व्यक्ति केवल विश्वास या अंधविश्वास के आधार पर घर में नहीं बैठा होगा, वो कुछ नई बातें, नए नवाचार करने की बात करेगा, इनोवेशन की बात करेगा। और यही कारण है भैया, आपको पुर्तगाल से, स्पेन से, अलग अलग देशों से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, यात्री घर से बाहर निकल रहे हैं, ताकि नए रूट्स को डिस्कवर किया जा सके। एक बड़ा फेमस नाम आप सभी को पता है, स्पेन के कोलंबस का, जो वास्तव में खोज करते करते पहुंच गए अमेरिका, और इसकी यात्रा आपको देखने मिल रही है 1492 में। बड़ा फेमस यात्री है। यहां पर आपको ब्रिटेन से कुक नामक व्यक्ति देखने मिल रहा है, जो पहुंच जाता है भैया ऑस्ट्रेलिया में। सबसे इंपॉर्टेंट भैया, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 में आता है और वो पहुंचता है भारत के केरल के पास में। और यहीं से आपको मध्यकाल के बाद में आधुनिक काल भारत का शुरुआत देखने मिल रहा है। अभी तक तो दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर बात चल रही है, लेकिन ये यात्री जब से नवीन समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भारत में आते हैं, तो भारत के इतिहास में भी आपको बदलाव देखने मिलता है। आप बोलोगे सर यात्रियों के आ जाने से कैसे बदलाव आ जाएगा इतिहास में, तो समझना, मैंने भी आपको बताया कि भैया कई सारे उस समय के तात्कालिक कारण हैं, कंटेम्परेरी रीजंस हैं, जिस कारण से ये लोग घर छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। जब पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत में आया तो उसने यहां से मसाले को प्राप्त किया। अभी बताने वाला हूं आपको मैं। जब वो यहां से अपने साथ मसाले भर कर ले गया तो उसको 60 गुना दाम, 60 टाइम्स ज्यादा उसकी लागत का उसको मिला। और जैसे ही पुर्तगाल के वास्को डिगामा के आसपास के लोगों ने देखा पुर्तगाल में कि अगर भारत के पास जाकर भारत से व्यापार करोगे तो इतना बड़ा पैसा तुम कमाओगे जितना किसी और के साथ व्यापार करके तुमको मिल ही नहीं सकता, ये बात वास्को डिगामा के आसपास के लोगों ने जानी। और जब कई सारे लोगों के बीच ये बात पता चली कि भैया भारत के साथ व्यापार करना बहुत बड़ा लाभ का सौदा है, तो ना केवल पुर्तगाल बल्कि यूरोप के अलग अलग देशों के अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग अथॉरिटीज ने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कंपनियां बनाई। जाओ भैया भारत के साथ व्यापार करो, भारत से माल लाओ और अपने देश का भला करो। अभी तक तो कुछ यात्री जा रहे हैं और कुछ यात्री आकर काम
कर रहे हैं, लेकिन अब इन लोग की अथॉरिटी ने, इन देशों की संस्थाओं ने सोचा क्यों ना एक संस्थागत ऑर्गेनाइज फॉर्मेट बनाया जाए, कंपनी बनाई जाए जो भारत में जाकर भारत के साथ व्यापार करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर देखने मिल रही है कि भैया ये जो यूरोपियन कंपनी भारत के अंदर आ रही है, इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, एस्टेब्लिशमेंट की डेट आपके एग्जाम में आ सकती है। दूसरा, ये भारत में कब आई, भारत में आने की उनकी डेट क्या थी, उनका सन क्या था, उनका सीक्वेंस क्या था, सीधे यहां से आपको क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले भारत के अंदर जो यूरोपियन कंपनी भारत के अंदर आ रही है 1498 में, उसका नाम है पुर्तगाली कंपनी, यानी पुर्तगाल का व्यक्ति पहले भारत में आ रहा है। उसके बाद में आपको देखने मिलेगी डच कंपनी जो 1605 में भारत के अंदर एंटर करती है। आपका प्रश्न होगा सर ये डच कंपनी कौन से देश की है, पुर्तगाल तो समझ में आता है, ब्रिटिश समझ में आता है, फ्रांस समझ में आता है, ये डच कहां के हैं? तो साथियों यूरोप में एक देश है नीदरलैंड, हॉलैंड। वास्तव में नीदरलैंड की इस कंपनी को ही, इन्हीं लोगों को हम डच के नाम से जान रहे हैं। ये डच कंपनी 1605 में आती है। इसके बाद में आते हैं भैया भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज 1608 में। प्रश्न आता है क्या अंग्रेज यूरोपियन कंपनी में सबसे पहले आए? नहीं, सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे आते हैं डच, तीसरे नंबर पर आते हैं अंग्रेज, उसके बाद में आते हैं डेनमार्क के डेनिश 1620 में, और सबसे आखिर में आते हैं फ्रांसीसी या फ्रेंच। ध्यान रखना, सबसे पहले आने वाले जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका नाम है पुर्तगाली, और सबसे आखिर में आने वाली यूरोपियन कंपनी है भैया यहां पर फ्रेंच, जो आपको 1668 ईस्वी में देखने मिलेगी। एक और बढ़िया शानदार फैक्ट है, भारत में सबसे पहले आने वाली जो कंपनी है उसका नाम है पुर्तगाल, वही भारत को सबसे आखिर में छोड़कर जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगले सेशन में जब हम पुर्तगाली कंपनी के बारे में बात करेंगे तब आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट कीजिए। एस्तांदो द इंडिया ये पुर्तगाली कंपनी थी जिसकी स्थापना 1498 में 1498 में होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में होती है, आने में टाइम लग जाता है। कंपनी उच्च ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में जो डच कंपनी थी उसकी स्थापना 1602 में होती है, और बाद में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में होती है। कंपनी देश इदे फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना सन 1664 में आपको देखने मिल रही है। तो भैया कब इनकी स्थापना हुई, ये कब भारत के अंदर आ रहे हैं, व्यापार करने आ रहे हैं, उन सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये भारत में आएंगे तो भारत में आकर मजे तो करेंगे नहीं, चंगे अस्त्र पे खेलेंगे नहीं, सांप सीढ़ी तो खेलेंगे नहीं, भैया भारत के अंदर आकर कहीं ना कहीं व्यापार का सेंटर स्टेब्लिश करेंगे। प्रश्न ये भी आता है कि भैया जब फ्रांस के लोग आए, जब पुर्तगाल के लोग आए, तो उन्होंने भारत के किस जगह पर, किस कोने में पहली बार अपना व्यापार का केंद्र, अपने सेंटर को स्टेब्लिश किया? कहां पर उन्होंने अपने ऑफिसेज बनाए, कहां पर उन्होंने अपनी चीजों का एस्टेब्लिशमेंट किया, बहुत आवश्यक है। यहां पर देखिए सबसे पहला मामला आपको देखने मिल रहा है, पुर्तगाल के लोग जब भारत के अंदर आए तो प्रथम केंद्र की स्थापना उन्होंने की भैया कोचिन में, केरल में। समझ पा रहे हैं? 1503 के आसपास आपको भारत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री, फैक्ट्री कहा जाता है इसे, फैक्ट्री या सेंटर बोल सकते हो, 1503 में कोच्चि केरल में पुर्तगाल के द्वारा की जा रही है। पहला हो चुका है। दूसरा आपको देखने मिल रहा है, जो डच आते हैं, ये डच आने के बाद में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में डच की पहली फैक्ट्री। प्रश्न आ सकता है कि भैया पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्टेब्लिश करी, तो आप बोलोगे कोचिन। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्टेब्लिश करी? आंसर है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में आपको आते देखने मिल रहे हैं भारत के अंदर अंग्रेज, और अंग्रेज अपना पहला केंद्र मसूलीपट्टनम में देखने मिलता है, 1611 में स्टेब्लिश कर रहे हैं। बाद में ये सूरत भी चले जाते हैं, फिर बाद में बंगाल भी जाते हैं, लेकिन पहले की बात आती है तो भैया मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में डच और अंग्रेज दोनों अपने फैक्ट्रीज को स्टेब्लिशमेंट करते पाए जा रहे हैं। अगला आपको देखने मिल रहा है, डेनिश कंपनी आकर पहली अपनी फैक्ट्री तावरनकोर यानी तमिलनाडु में 1620 में स्टेब्लिश कर रही है, और बाद में आपको जो फ्रांसीसी देखने मिल रहे हैं वो सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर 1668 में अपना पहला केंद्र, अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। प्रश्न ये भी आता है कि सर ये लोग जो घूमते हुए आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं? हवाई जहाज तो चल नहीं रहे हैं, अब नाव से भी तो कोई रास्ता होगा ना जो इंपॉर्टेंट होगा। तो वास्तव में साथियों यहां पर आप देखिए, जब पुर्तगाली यात्री भारत में आए तो पुर्तगाली यात्री ने आने के लिए, बोलते ना भगवान की परिक्रमा लगाई जाती है, उसी प्रकार भैया ये अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे घूमते 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 ये बाद में आपको भारत के तट पर कोचिन केरल में पहुंचते देखने मिल रहे हैं। मतलब भारत को आने के लिए इन्होंने ये पूरा रूट, आपको जो अटलांटिक ओशियन का है, बाद में ये पूरा मामला है, ये आपको पूरा पार करते देखने मिल रहा है, तब जाके ये भारत पहुंच पाते हैं। साथियों इसी पूरे रूट को, जिसमें अफ्रीका को लांघना पड़ता है, अफ्रीका को चक्कर लगाने पड़ते हैं,
इसी को द केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, जिसकी खोज मैगलन के द्वारा की जा रही है। केप ऑफ गुड होप एक रास्ता है जो भारत पहुंचने के लिए उस समय अपनाया जा रहा है। तो बार बार प्रश्न आता है कि भैया ये केप ऑफ गुड होप क्या है, तो वो रास्ता जिसके माध्यम से आपको मामला देखने मिल रहा है। साथियों, आज के सेशन में हमने कुछ बेसिक बातें करी, जैसे भारत के अंदर यूरोपियन कंपनी कैसे आ रही हैं, रेनेसा क्या था, क्या प्रमुख कारण है भारत के अंदर आने के। तो आज के सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता के जाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जब यूरोप में रेनेसा आया, पुनर्जागरण आया, वहां पर वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने जन्म लिया, तो साथियों वहां पर लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में एक चीज का उद्भव हुआ, उसका नाम था उद्योग क्रांति का। वहां के लोग भी पहले हाथ से ही सारा काम कर रहे हैं, हाथ से कपड़े बना रहे हैं, सामान बना रहे हैं, बिना मशीन के जीवन चल रहा है। लेकिन जब विज्ञान आया, जब तर्क आया, तो उन्होंने नई नई मशीन की खोज करी, और नई मशीनों के माध्यम से जब उत्पादन बढ़ा, तो उसे कहा गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या उद्योग की क्रांति। और साथियों, आप सभी को पता है, जब उद्योग वस्तुएं बनाएगा, जब इंडस्ट्रीज में गुड्स बनाई जाएंगी, तब गुड्स बनने की जो रफ्तार है वो तेज हो जाएगी। एक मौसी, मामी, नानी जब हाथ से स्वेटर बनाती है तो बहुत टाइम लगता है। जब कंपनी के अंदर मशीन कोई चीज बनाती है तो उसकी रफ्तार तेज होती है। और साथियों, जब यूरोप में उद्योग क्रांति आ रही है, तो उत्पादन की, प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ गई। जब प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ेगी तो कच्चे माल की डिमांड बढ़ जाएगी। कच्चा माल चाहिए होगा, कपड़े बनाने के लिए कपास चाहिए होगा, रबड़ चाहिए होगी, नील चाहिए होगा, मल्टीपल चीज चाहिए होंगी रॉ मटेरियल के रूप में। और साथियों, भारत वो देश था जो यूरोपियन कंपनी, यूरोप में आने वाली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए कच्चा माल प्रोड्यूस करता था। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि व्यापार केवल मसालों का नहीं हो रहा, व्यापार अब मसालों से आगे बढ़ के कच्चे माल का होगा, कपास का होगा, नील का होगा, रबड़ का होगा। और धीरे धीरे भारत भैया कच्चे माल का निर्यातक देश बन जाएगा, क्योंकि यूरोप में किसकी आवश्यकता है? उद्योग क्रांति में कच्चे माल की। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, वो केवल मसाले के लिए नहीं आ रही है, वो खुद पैसा कमाने के लिए, उद्योग में लगातार लाभ कमाने के लिए, अपने देश का डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए कच्चा माल चाहती हैं। इससे लगातार ये कंपनियां भारत आ रही हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास में ये बात समझ में आई हो कि ये यूरोप की कंपनी भारत में आई क्यों। मजे लेने नहीं आई, सांप सीढ़ी खेलने नहीं आई, बल्कि उनके देश में जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, मसालों की आवश्यकता है, वो यहां से ट्रेड के माध्यम से प्राप्त करने आई। तो ध्यान रखिएगा साथियों, कल के सेशन में हम पुर्तगाली कंपनियों की चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले, अगर आप लगातार इंडियन हिस्ट्री को जानना चाहते हो, तो करंट अफेयर्स अपडेटेड हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आपको जुड़े रखना है, सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट करना है। साथ ही साथ देवाशीष क्लासेस हमारे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। यहां पर आपको कूपन कोड दिया जा रहा है, इसे डालकर आप हमारे पेड कोर्सेज ले सकते हैं, जहां पर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट के मल्टीपल लेक्चर्स और पीडीएफ देखने मिलेंगे। तो भैया कल मिलते हैं पुर्तगाली कंपनी को समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं आता है, कुछ कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।